हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं, आपके डिमांड पर लेकर आए हैं अक्टूबर माह का सार संग्रह। अक्टूबर 2025 का सार संग्रह लेकर आए हैं। जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का ये सार संग्रह होता है। सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं और साथ में इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप सोच रहे हैं कि अक्टूबर माह, अक्टूबर तो भी आया नहीं, तो इसमें सितंबर तक का जो भी घटनाक्रम होगा वो इसमें शामिल होगा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने क्लास पर और स्टार्ट करते हैं आज का सार संग्रह। ठीक है, ये अक्टूबर माह की प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इसमें सार संग्रह जो वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले आपके आगे आगामी परीक्षाओं में। कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए क्लास ये मददगार होने वाली है। ठीक है, सार संग्रह है ये, जीएस का सार संग्रह। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, हिस्ट्री से ये है और हिस्ट्री से का पहला सब टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक मिनट बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? सांची स्तूप की खोज किसने की थी? आपका जवाब क्या होगा? 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने। किसने की थी? 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। सेकंड है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किस मौर्य शासक ने अपने दूत भारत के बाहर भेजे थे? किसने भेजे थे? अशोक ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने भेजे थे। ठीक है, यानी कि श्रीलंका तक भी भेजे थे और भी अन्य देशों में भेजे थे। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन भारत में गांधार कला किस काल में अपने चरम पर पहुंची थी? ठीक है, प्राचीन भारत में गांधार कला किस काल में अपने चरम पर पहुंची थी? कौन सा काल था वो? कुषाण काल में। ठीक है, किस काल में पहुंची थी बच्चे? कुषाण काल में अपने चरम सीमा पर पहुंची थी। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे पहुंची थी? कुषाण काल में पहुंची थी। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखते क्या पूछ रहा है। फोर्थ है, भूमध्य सागरीय सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में से किसमें उन्नत नगर नियोजन मिलता है? ठीक है, ये सभी को पता है। उन्नत नगर नियोजन किस सभ्यता में मिलता है? किसमें मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत नगर नियोजन मिलता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है आपको पता होता है। ये कौन सी सिविलाइजेशन थी? नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, नंद साम्राज्य का संस्थापक कौन था? नंद साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, कौन से थे? महापद्म नंद। कौन से थे? महापद्म नंद थे, सम्राट महापद्म नंद। ठीक है, नंद साम्राज्य जो साम्राज्य था उसके संस्थापक थे सम्राट महापद्म नंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिपिटक महाकाव्य आर्यसूत्र और अंग में बौद्ध धर्म को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म को जाना जाता है त्रिपिटक के नाम से। ठीक है, त्रिपिटक के नाम से। 3 ग्रंथ होते हैं ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट और 12 मेहर में से किसने रोमक सिद्धांत प्रतिपादन किया? रोमक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 12 मेहर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? 12 मेहर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह लिया गया है, ये सभी जानते हैं। सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। सारनाथ स्तूप जानते हो, उसमें अशोक लाट से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छे जल्दी जल्दी हम क्यों करा रहे हैं बच्चे? क्योंकि समय कम होता है। अब जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है आप लोगों को प्रेशर हो रहा होगा कि एग्जाम है। ठीक है, इसलिए हम जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि आपको स्पीड में ना लगा के देखना पड़े, हम ही स्पीड में बता ही देते हैं आपको। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई चीज़ नहीं पढ़ना है जो पल्ले ही ना पड़े। ठीक है, जो समझ ही नहीं आ रही उसको पढ़ने से क्या ही मतलब है। ठीक है, तो इतना तो आपको पेशेंस रखना होगा, इतना टाइम देना पड़ेगा अगर एक साथ आपको जीएस का इतना सारा सार मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, सुविख्यात कोणार्क ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव ने। किसने करवाया था? ये पूर्वी गंग वंश के राजा थे और इनका नाम था प्रथम, इनका नाम नहीं था लेकिन ये है नरसिंह देव थे, लेकिन इनके नाम से और भी नाम थे, तो इनका फर्स्ट जो पहले था प्रथम नरसिंह देव ने। ठीक है, प्रथम लोग पहले ये सोच रहे होंगे प्रथम होते, द्वितीय होते, ये कैसे होते हैं? ये अकॉर्डिंग उनके कार्यक्रम के होते हैं। ठीक है, लेकिन नाम उनका नरसिंह था, लेकिन आप पूरा याद रखेंगे प्रथम नरसिंह देव ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, नेशनल इंडिपेंडेंस
मूवमेंट। ठीक है, इससे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है। नेशनल मूवमेंट्स। हाँ ठीक, अच्छा देखते बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 1940 ईस्वी में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। आपको बताना है तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। सत्याग्रह जब स्टार्ट किया गया था तो उसमें पूछा गया है तीसरे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो कौन थे। वो थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्ता या ब्रह्मदत्त भी लिखा मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में और ही बता दें हम आपको कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था ये कहाँ स्टार्ट हुआ था। ये 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो 17 अक्टूबर, ठीक है 17 अक्टूबर 1940 को ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये स्टार्ट किया गया था। इसके पहले अगर सत्याग्रही पूछे जाएं, पहले सत्याग्रही पूछे जाएं तो आचार्य विनोबा भावे है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे हैं और दूसरे अगर सत्याग्रही पूछे जाएं तो जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं दूसरे सत्याग्रही। ठीक है, और थर्ड जो तीसरे नंबर पर सत्याग्रही पूछे जाएं वो कौन से हैं? वो है ब्रह्मदत्त या ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये इनके तीसरे सत्याग्रही हो गए। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र के पवनार से 17 अक्टूबर 1940 को, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कानून बनाने की आवश्यक शक्ति किसके पास निहित थी? किसके पास निहित थी? भारत के गवर्नर जनरल के पास। किसके पास थी? भारत के गवर्नर जनरल के पास आवश्यक शक्ति के तहत कानून बनाने की शक्ति थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग कानून बनाने की जो आवश्यक शक्तियां थी वो भारत के गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है। मीर, जल्दी से कर लेते, क्वेश्चन काफी है। मीर निथर अली ने फराइजियों पर दांडी कर लगाने के खिलाफ बंगाल में किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, मीर निथर अली ने फराइजियों पर दांडी कर लगाने के खिलाफ बंगाल में किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये किया था नारकेल बेरियाई विद्रोह। ठीक है, नारकेल बेरियाई विद्रोह। ठीक है, नारकेल बेरिया विद्रोह। ठीक है, कौन सा है? नारकेल बेरिया विद्रोह है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है। 1931 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी नारायण मल्हार जोशी ने। नारायण मल्हार जोशी ने की थी। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी ने की थी। अच्छे बच्चों में, कई बच्चों में ये है कि बता रहे थे कि साउंड क्लियर नहीं है बच्चे। हम तो चेक करके ही बच्चे डालते हैं कोई भी वीडियो जिसमें साउंड क्लियर ही होती तभी हम वो वीडियो अपलोड करते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो फिर से हम रीचेक कर लेंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मराठों, मैसूर और अफगान हमलों के खतरों से बचाने के लिए रिंग फेंस नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? सभी जानते हैं रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा तैयार की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग रिंग ऑफ फेंस की नीति तैयार की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे गोल घेरे की नीति जिसे बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय विश्वविद्यालय के कामकाज की जांच के लिए 1902 ईस्वी में भारत किस आयोग की स्थापना की गई थी? ये आयोग था रैले आयोग। कौन सा था बच्चे? रैले आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन सा आयोग था? रैले आयोग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था बच्चे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, गो बैक टू वेदास का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष किस समाचार पत्र या पत्रिका से जुड़े थे? ये थे अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, कौन सी मैगजीन आती थी? अमृत बाजार पत्रिका से ये जुड़े थे।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की थी क्रांति सिंह नाना पाटिल के द्वारा। क्रांति सिंह नाना पाटिल के द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 20 तक हो गया, 21 पर चलते हैं, 21 पर चलेंगे फटाफट। ठीक है, टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, सार संग्रह है। ठीक है, अब हमारा यहाँ से सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। 21 पर देखेंगे, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से होंगे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद की विभागीय स्थायी समितियों के कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के लिए जाते हैं? ये जाते देखेंगे, संसद की विभागीय स्थायी समितियों के कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के लिए जाते हैं? देखेंगे, लोकसभा से तो 21 होंगे। ठीक है, लोकसभा से 21 होंगे, राज्यसभा से ये 10 होंगे। ठीक है, राज्यसभा से ये 10 होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक प्रावधान है, ये सभी जानते बच्चे। 352 से 360 तक इमरजेंसी यानी कि आपातकाल प्रावधान है इसमें। ठीक है, इमरजेंसी। ठीक है, 352 पता है किसके लिए? 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, और 356 है राज्य में जब कोई आपातकाल लगाते हैं, और 360 है वित्तीय आपातकाल के लिए, जो अभी तक नहीं लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, 91वें संशोधन अधिनियम 2003 ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा की कुल संख्या के निर्दिष्ट किया है। कितने परसेंट निर्दिष्ट किया बच्चे? 15% तक, 15% तक मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, कितने? 15। ये हुआ है 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा में 15% तक निर्दिष्ट किया, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की 15% तक होगी। ठीक है, लोकसभा के मंत्रियों की 15% तक ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम किसे माना जाता है? ठीक है, इसे माना जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैबिनेट के मध्य संचार का माध्यम माना जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मध्य संचार का माध्यम माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78, 52 से लेकर 78 किससे संबंधित है? ठीक है, ये है संघीय कार्यपालिका। ठीक है, संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। ये देखेंगे भाग 5 से लेकर भाग 5 में है आर्टिकल 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का, अच्छा बच्चे आपको भाग सारे जो 22 भाग हैं पूरे याद कर लेने हैं अच्छे से, और किसमें कहाँ तक क्या दिया गया है ये जरूर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे पीसीएस में जरूर बनते हैं। ठीक है, इसलिए एक अपने लिख के, अगर आपके पास नहीं है या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख के अपने जहाँ पे आप पढ़ते होंगे वहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, वहाँ पे इसको चिपका लीजिए और बार बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? ठीक है, कौन सा है आर्टिकल जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? सबको पता है, ये है आर्टिकल 39A। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 39A में है, और ये 39A किस में है? डीपीएसपी में है। ठीक है, किस में है बच्चे? डीपीएसपी में है। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसमें है आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया है? ये किया गया है 1976 में। ठीक है, 1976 में शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत
राज्य सरकारों से संबंधित है। ठीक है, राज्य सरकारों से संबंधित, अभी राज्य सरकारों की बात हो रही है तो राज्य सरकारों से संबंधित है। ये भाग है 6। ठीक है, भाग 5 तो भी बता दिए हैं, संघ सरकार है। ठीक है, संघीय सरकार से संबंधित है। अभी देखो यहाँ पे बात हुई थी जस्ट, हाँ, संघीय कार्यपालिका से संबंधित था। ठीक है, संघीय ये था भाग 5, 52 से 78 था। वहीं अगर राज्य सरकार की बात हो रही है तो ये है भाग 6 है और 152 से 237 ये अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 152 से 237 तक है और भाग 6 में है, राज्य सरकारों से ये संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुमोदित विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति वापस ले सकता है? क्या पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है संसद द्वारा कोई विधेयक है अनुमोदित हो गया, उसमें अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति वापस ले सकता है? वो आर्टिकल है अनुच्छेद 111। ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुमोदित किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या अपनी सहमति वापस ले भी सकता है। ठीक है, आर्टिकल कितना है? 111। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 है। 31 पर पर्यावरण एवं जैव विविधता, यहाँ से ये सब्जेक्ट है और इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, किस प्रकार का उत्तराधिकार तब होता है जब कोई क्षेत्र आग, तूफान या मानवीय गतिविधियों से परेशान होता है? ये होता है द्वितीयक उत्तराधिकार। ठीक है, द्वितीयक उत्तराधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, पारिस्थितिक संकेतों के आधार पर किसी देश के भीतर सरकारों के बीच सार्वजनिक राजस्व के हस्तांतरण को कहा जाता है पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, अन्य प्रजातियों के साथ बातचीत के बाद एक जानवर द्वारा वास्तव में उपयोग की जाने वाली स्थितियों का सेट व्यवहार पारिस्थितिकी बिहेवियरल इकोलॉजी में कहलाता है। क्या कहलाता है? उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, आसपास के समुदायों की तुलना में इकोटोन के भीतर प्रजातियों और जनसंख्या घनत्व की अधिक उपस्थिति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सॉरी बच्चे, आसपास के समुदायों की तुलना में इकोटोन के भीतर प्रजातियों और जनसंख्या घनत्व की अधिक उपस्थिति को कहा जाता है एज इफेक्ट। क्या कहा जाता है? एज इफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, समय की अवधि में प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, लाइकेन के बीच एक सहजीवी संबंध होता है, ये कवक और शैवाल के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, नेक्स्ट, विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच प्रजातियों की संरचना में भिन्नता को कहा जाता है बीटा विविधता, बीटा बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने या पनपने के लिए अनुकूलित जानवरों को कहा जाता है जेरोकोल। इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है? जेरोकोल। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए सारे। यहाँ 34 से देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 35 भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 37 कवक और शैवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने या पनपने के लिए अनुकूलित जानवरों को कहा जाता है जेरोकोल। ठीक है, और पेड़ पौधों को जेरोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, जेरोफाइट्स, जीरोफाइट्स। ठीक है, और जो रहने वाले या पनपने वाले इनको जानवरों को जेरोकोल कहा जाता है। ठीक है, पर जीरो से ही स्टार्ट होता है, जीरो से ही स्टार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर है 39, पूछा गया है, उत्तरवर्ती ट्रॉफी स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। क्या कहा जाता है? बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे बायो मैग्निफिकेशन है क्या, हिंदी में टर्म है बायो मैग्निफिकेशन और इसे इंग्लिश में टर्म है बायो मैग्निफिकेशन और इसे हिंदी में बोलेंगे जैव आवर्धन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि खाद्य श्रृंखला में बच्चे, फूड चेन में जब भारी धातुएं या फिर किसी कीटनाशक जैसे पदार्थ जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है,
फूड चेन में यानी कि खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में भारी धातुओं या कीटनाशकों जैसे विषाक्त पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है, और इनकी सांद्रता कितनी बढ़ जाती है? उच्च स्तर तक, यानी ट्रॉफिक स्तर तक बढ़ जाती है, ठीक है। उच्च स्तर मतलब किसको बोलते हैं? ट्रॉफिक स्तर पर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। जब एक बार सिंपल से लैंग्वेज में बता दे रहे हैं, जब फूड चेन में यानी खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों, कीटनाशक पदार्थों और भारी धातुओं जैसे तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो उन्हें कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अरुणाचल प्रदेश में लामाओं द्वारा प्रबंधित पवित्र उपवनों के नाम बताइए। वो है गुम्पा वन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में लामाओं द्वारा प्रबंधित पवित्र उपवनों के नाम बताइए। वो है गुम्पा वन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। और क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है बच्चे? भारत एवं विश्व का भूगोल, ये हमारा सब्जेक्ट है। भारत एंड विश्व का भूगोल, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे सारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है, भू आकृतिक मानचित्र को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मार्फोग्राफिक मानचित्र, ठीक है, मार्फोग्राफिक मैप से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, वुलर झील है, ठीक है। ये कहाँ पे है? कमेंट बताइए जल्दी से बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 43, गल्फ स्ट्रीम कई धाराओं की एक प्रणाली है जो चलती है कौन सी दिशा में, किस डायरेक्शन में चलती है? उत्तर पूर्व दिशा में ये चलती है, ठीक है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम क्या है बच्चे? गल्फ स्ट्रीम है एक गर्म जलधारा है, ठीक है। ये क्या है? गर्म जलधारा। यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली ये क्या है? तेज और गर्म जलधारा, बहुत सबसे तेज चलने वाली गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम। देखेंगे गल्फ स्ट्रीम से क्यों कहते हैं, इसका भी पता है आपने, अगर इसमें हमारे तीनों वीडियो पड़े हैं स्ट्रीम पर, ठीक है, सॉरी ओशनिक करंट्स पर, ठीक है। बोलते बोलते कि शब्द ही भूल जाते कई बार। ओशनिक करंट पर पड़े हुए हैं तीनों हमारे यहाँ। पैसिफिक ओशनिक करंट है, इंडियन ओशनिक करंट है, हिंद एंड अटलांटिक ओशन करंट है। तीनों है जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने बताए गए हैं मैप के द्वारा किस तरह से चलती, वो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या बता रहे थे हम आपको कि जो गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली तेज और गर्म समुद्री जलधारा है। और ये गल्फ स्ट्रीम से क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और उत्तरी अमेरिका की समानांतर चलती हुई यह अटलांटिक महासागर को पार करती हुई उत्तर पूर्व दिशा में चलने लग जाती है। और ये कहाँ पे पहुँचती है? उत्तरी अमेरिका के पैरेलल चलती है और ये यूरोप के पश्चिमी और उत्तरी तट पर पहुँचती है, जहाँ पर वहाँ के जो बहुत ठंडा होता है ना वहाँ पे ये क्या रखती है? वहाँ का गर्म रखती है, इसलिए वहाँ पे साल भर बंदरगाह खुले रहते हैं, ठीक है। ये किसके कारण है? गल्फ स्ट्रीम के कारण। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है, गुजरात से गोवा तक भारत का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तटीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? कोंकण तटीय क्षेत्र कहलाता है। गुजरात से लेकर गोवा तक चलेंगे तो वो कौन सा कोस्टल एरिया है? कोंकण तटीय रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहने वाली ब्यास नदी सतलज नदी से मिलती है हरिके बैराज में, ठीक है, हरिके बैराज में मिलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहने वाली ब्यास नदी है जो सतलज नदी से हरिके बैराज में जाके मिलती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट का स्रोत है व्यापारिक हवाएं और पश्चिमी हवाएं। जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट का स्रोत है व्यापारिक हवाएं और पश्चिमी हवाएं, ठीक है, पश्चिमी हवाएं हैं। इसके विस्तार पर बताने के लिए इसका भी हमारा वीडियो बना हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट को कहा जाता है लैप्स रेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, अरावली और नीलगिरी पर्वत प्रमुख उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत के हैं, रेसिडुअल माउंटेन के हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है, वेल्ड शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो कहाँ पे है? ग्रासलैंड, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, अगुलहास धारा के नाम से कौन सी महासागरीय धारा दक्षिण की ओर फैलती है? कौन सी है ये? हिंद महासागर की
दक्षिण भूमध्यरेखीय धारा, हिंद महासागर की दक्षिण भूमध्यरेखीय धारा यही अगुलहास धारा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। ठीक है, अगुलहास धारा है ये गर्म और संकीर्ण और तेज चलने वाली धारा है। ठीक है, ये हिंद महासागर की दक्षिण भूमध्यरेखीय धारा भी इसे कहते हैं। यही आगे चल के मोजाम्बिक चैनल को पार करती हुई जब मिलती है तो ये अगुलहास धारा कहलाती है। ठीक है, इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। इंडियन करंट देख लीजिए, अटलांटिक ओशन करंट, इंडियन ओशन करंट एंड पैसिफिक ओशन करंट, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ओशनिक करंट्स होती क्या है, किस तरह से प्रभावित होती हैं और क्या क्या इनके लाभ है या हानियां हैं, वो सारा कुछ बताया हुआ मैंने। चलते हैं अच्छा अपने क्वेश्चन नंबर 51 पर, 51 पर चलते हैं। क्या है, यहाँ से हमारा चेंज हो रहा है सब्जेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, और क्वेश्चन नंबर 51 है भारत में पीपीपी मॉडल पर अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। पीपीपी मॉडल पर अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किस समिति का गठन किया, ये थे केलकर समिति। कौन सी समिति थे, केलकर समिति थी। ठीक है, केलकर समिति थी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार सम्मिलित है। शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार सम्मिलित है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, कैपिटल मार्केट में सम्मिलित है शेयर बाजार या पूंजी बाजार या बॉन्ड बाजार। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 है भारत सरकार के एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने वाले बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी की स्थापना वर्ष 2014 में किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ये की गई थी पीजे नायक समिति के आधार पर, पीजे नायक समिति के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 है भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, क्वेश्चन नंबर 54 है भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है किस खाते के माध्यम से खुदरा निवेशक प्राथमिक बाजार में ट्रेजरी बिल और भारत सरकार ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, वो है डीमैट खाते के माध्यम से। कौन सा खाता होता है, डीमैट खाता होता है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 है, फटाफट चल करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग मध्यम उद्यम वे है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश और टर्नओवर अधिक नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग कितना नहीं है, ये रहेगा ₹10 करोड़ और टर्नओवर ₹50 करोड़ से अधिक नहीं है। ठीक है, अब एक बार से दोबारा से पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम वे हैं जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश और टर्नओवर अधिक नहीं है। मध्यम उद्यम वो हैं जिनका अगर देखेंगे 10 करोड़ टर्नओवर और 50 करोड़ से अधिक ना हो। ठीक है, टर्नओवर इसका रहेगा कि मध्यम वो हैं जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं है। ठीक है, किसका ₹10 करोड़ और टर्नओवर जो होगा 50 करोड़ से अधिक ना हो, वो है मध्यम उद्यम। ठीक है, मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसके साइन होते हैं। ठीक है, ₹1 का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये होते हैं वित्त मंत्रालय के। अब तो शायद नोट दिखना ही मुश्किल हो गया, पहले दिखते थे। वित्त मंत्रालय अब तो खत्म हो गया, अब तो सिक्के दिखते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव के, ठीक है, वित्त मंत्रालय सचिव के इसमें हस्ताक्षर होते हैं ₹1 के नोट पर। अगर आपसे वही पूछा जाए कि जो नोट होते हैं जैसे ₹10 के नोट हैं, ₹1 के नोट के अलावा जो नोट होते हैं उन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आपको पता होगा इस पर किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। ठीक है, गवर्नर के होते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 58 है खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फाओ, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह है फाओ का रोम इटली। ठीक, कहाँ पे है, रोम है इटली। 58 हो गए क्वेश्चन। 58 से अब चलते हैं 56 पर। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें, बहुत ये क्वेश्चन अगर पहले कर लिए होते तो कई लोगों का सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, RORE की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आया था पैट में, पैट के एग्जाम आया था। ठीक है, ILO का संगठन कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 60 है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, वो कौन सी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा सेबी द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। 61 या 61 क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय जो संलयन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन बहुत खतरनाक होता है, यानी विखंडन से भी। नाभिकीय फ्यूजन होता है, नाभिकीय फ्यूजन होता है। एक मिनट, बार बार वही हो जा रहा है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, वो वहीं पे जाके पेन चलता है फिर। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन पर है। ठीक है, नाभिकीय फिजन पर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? केपलर के अकॉर्डिंग। केपलर के ग्रहों की गति के नियम सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, किस नियम के अकॉर्डिंग, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये बॉयल के नियम अनुसार, बॉयल और चार्ल्स के नियम से आपने पढ़े होंगे अगर आप साइंस वर्ग से होंगे। बॉयल के नियम के अनुसार है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है? ये है, ठीक है, थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। ठीक है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के रूप में चुना गया है। किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए चुना गया है? यह है क्या है? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज किस रूप में हमारे बॉडी में पाया जाता है? वो पाया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, डायरेक्ट ग्लूकोज के रूप में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखेंगे इसका रीजन क्या है, वो फिर हम जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेंगे तभी बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, माइकोलॉजी में से किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। ठीक है, कवक का, फंजाई का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, वायरलेस मोबाइल चार्जर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, उस पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, इस पर काम करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, सिनेप्स गैप किसके बीच मौजूद होता है? ये 2 न्यूरॉन्स होता है, इनके बीच होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा इरेज करेंगे। 2 न्यूरॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या था? प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, दो है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन है, ये से सब काफ़ी क्वेश्चन सीसेट में भी आते हैं। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन सीसेट में भी आते हैं और पैट में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? ये सिरिल बर्ट ने दी है, सिरिल बर्ट ने दी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार के किस संवेग की उत्पत्ति होती है? अनुराग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये थॉर्नडाइक ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 है, बालक और बालिकाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किस आयु तक समान होती हैं? ये 7 से 9 वर्ष तक की आयु तक समान होती है पोषण संबंधी आवश्यकताएं। ठीक है, उसके बाद उनकी अकॉर्डिंग एज के उनके न्यूट्रिशन जो आवश्यकता है वो अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षा के किंडरगार्टन जैसे बोलते हैं केजी, किंडरगार्टन पद्धति पर प्रतिपादन किया है फ्रोबेल ने केजी। ठीक है, किंडरगार्टन केजी। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 77 है, सीखना विकास की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? ये है वुडवर्थ का। वुडवर्थ का कथन है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है।
नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 78 है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा लागू की गई है। किसके अकॉर्डिंग की है? आर्टिकल के अगर पूछा जाए इसमें किस में है, ये देखेंगे कि अनुच्छेद 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A। ठीक है, 21A में यहाँ पे A है, ये सब क्लॉज है। 21A में ये बच्चे थोड़ा पेन की गड़बड़ है इसलिए नहीं चल पाता है। ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग 21A के तहत। ठीक है, और यह कब जोड़ा गया था? ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, एक अब क्या कर दिया, ये अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और यह किस में है? आर्टिकल 21A में है। और यह 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, इसके माध्यम से जोड़ा गया है। ये आर्टिकल है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 है, संघनन का सिद्धांत। संघनन का सिद्धांत, एक मिनट बच्चे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या था 79। संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? दीर्घकालिक स्मृति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व मापन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 हो गए, फटाफट कर लेते हैं। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, संप्रेषण संचार से कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन है और सीसेट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसकी पूरी सीरीज हमारी कर ली है तो सीसेट के कम से कम आपके 100 क्वेश्चन करीब कंप्लीट तो हो ही गए होंगे और उसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, सीसेट है पीसीएस का। ठीक है, जो सीसेट सेकेंड पेपर होता है जीएस का, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली क्लास है। संप्रेषण संचार कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 81 है, जब मौखिक और शाब्दिक संदेश परस्पर विरोधी होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोग में विश्वास करते हैं। एक बार से सुन लीजिए क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आते ये क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक है, और आपने पहले भी इसे समझा है तब आप समझ लेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जब मौखिक और अशाब्दिक संदेश परस्पर विरोधी होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोग में विश्वास करते हैं अशाब्दिक संदेश में। ठीक है, अशाब्दिक जो संदेश होता है, ठीक है, जो बोला नॉन वर्बल जो मैसेज होता है, जो हम किसके माध्यम से? हम फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से लोगों पर भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है, अभिव्यंजन संचार किसके द्वारा संचालित होता है? ये होता है एनकोडर डिकोडर अनुबंध के द्वारा। एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है, ये एनकोडर और डिकोडर अनुबंध के द्वारा संचार संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 83 है, संचार के 3 आयाम क्या हैं? 3 जो आयाम है संचार के, कम्युनिकेशन के, क्या है? एक तो है सामाजिक आयाम है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। मानसिक आयाम है और तीसरा है भाषिक आयाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, संचार के 3 आयाम के बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, कक्षा में संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए सहानुभूति, सैम्पैथी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 86 है, कक्षा संचार में कुछ उत्तेजनाओं की स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच अंतर का आधार है चयनात्मक नैतिकता। ठीक है, 87 है, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? समझ में विश्वास बनाना, समझ में विश्वास बनाना। ठीक है, ठीक है, समझ में विश्वास बनाना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, संचार के मूल तत्व क्या है? संदेश भेजने वाला, जो संदेश भेज रहा है सेंडर है, और संदेश पहुंचाने वाला। ठीक है, संदेश भेजने वाला और संदेश जो है मैसेज है, और संदेश पहुंचाने वाला, और जो रिसीवर है रिसीव करने वाला। ठीक है, ये संचार के मूल तत्व है। नेक्स्ट देखेंगे 89, संचार का महत्व क्या है? ठीक है, अगर आपसे पूछे इंपॉर्टेंस क्या है इस संचार का, यानी कि कम्युनिकेशन, इसके माध्यम से विचारों भावनाओं का आदान प्रदान होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, अगर हम संचार किसी से नहीं करेंगे तो उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं एक दूसरे से
आदान प्रदान नहीं होती, ना तो वो हमारी भावनाएं समझ सकते हैं ना हम उनकी। ठीक है, जब बोलेंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं किसी से, तो कैसे एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान होगा। नजदीक क्वेश्चन नंबर 90 है, कक्षा में संदेश ग्रहण की प्रायिकता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यह है एक दृष्टिकोण स्थापित करके। ठीक है, कक्षा में संदेश ग्रहण करने की प्रायिकता को एक दृष्टिकोण स्थापित करके बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 91 और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ज्ञान एंड कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, इससे अभी आयोग है ना, इससे क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, बहुत पूछता है अब। ठीक है, कंप्यूटर से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर रखने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका है। नेक्स्ट देखेंगे 92 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में, लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 93, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, इसका निर्माण किसने किया था? यह किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था कंप्यूटर सिद्धार्थ का। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर अवस्थित है नई दिल्ली में। पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है, ये कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे 95 है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है वॉन न्यूमैन का। ठीक है, वॉन न्यूमैन का रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है, वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहलाता है बच्चे? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले हुई थी 1946 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। सभी जानते हैं कैसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, भारत की सिलिकॉन वैली किस राज्य में स्थित है? बेंगलुरु में। भारत की सिलिकॉन वैली किस राज्य में स्थित है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 है, कंप्यूटर के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये तीनों ही कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। 100 पे बस अब 130 तक करना है, बहुत फटाफट हम कर रहे हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 101 पे जाने से पहले 101 पे जाने से पहले कृषि सब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है? ये कृषि सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। 101 है, मध्य प्रदेश द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में होती है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में होती है दाह खेती। कौन सी खेती है? दाह खेती, जिन्हें वन बोलते हैं, वन एग्रीकल्चर। ठीक है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में होती है दाह खेती। नेक्स्ट देखेंगे 102 है, अजोलों के लिए उत्तम है धान की फसल। अजोलों के लिए कौन सी फसल उत्तम है? धान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, भारत में कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? वो कर्नाटक है। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होती है? कर्नाटक में। 70% तक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। 103 तक हो गया। 104 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, एग्रीकल्चर से है, हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? वो बोड़ा या लोबिया भी बोलते हैं, लोबिया सिंपल लैंग्वेज में, और बोड़ा। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में सहकारिता, आपसे पूछी जाए हरी खाद वाली जो फसलें होती हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, वो बोड़ा या लोबिया में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 105, भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? ये कृषि क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था सहकारिता आंदोलन। नेक्स्ट देखिए 106 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में से किसी किस्म अंगूर की। ठीक है, अंगूर की। सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? ये अंगूर की हैं। याद रखना, अंगूर कौन सी? सुल्ताना अंगूर, गुलाबी अंगूर और काली चंपा अंगूर, ये सारी अंगूर की किस्में हैं। नेक्स्ट देखिए 107 है, ये कई बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, ये आया था काली चंपा। ठीक है, काली चंपा है, इसे इंसान जगह जामुन दिया गया तो लोग जामुन लगा दिए थे। ठीक है, गुलाबी दिए थे, सुल्ताना, लेकिन कोई अंगूर लगा के नहीं आया था। ठीक है, देखिएगा अंगूर की ये किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है 107, राज्यों में कौन इलायची में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, मसालों के लिए है। ठीक है, दक्षिण जो साउथ इंडिया है वो मसालों के लिए फेमस है, और इसमें इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 108 है, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन राज्य केरल, रबड़ का भी उत्पादन केरल में होता है। ठीक है, इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, और रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य भी केरल है। ठीक है,
नेक्स्ट लिंक क्वेश्चन नंबर 109 है, पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा? ये 60 लघु प्रदेशों में बांटा है। सभी जानते हैं पी सेनगुप्ता द्वारा 1968 में भारत को 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110 है, पहलगाम चारागाह क्षेत्र अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो चारागाह क्षेत्र है पहलगाम, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 110 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा खेलकूद स्पोर्ट्स से। ठीक है, स्पोर्ट्स से पीसीएस में काफी क्वेश्चन आते हैं। 111 है, पंटर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट 112, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 है, बेटन कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? हॉकी। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114, भारत में किस दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को स्पोर्ट डे यानी कि खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है, हाफ मैराथन में कुल कितने किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है? ये 21 किलोमीटर 21.0975 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी हाफ मैराथन में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 116, बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर है गुड़िया। शुभंकर क्या है? गुड़िया, शुभंकर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2025 में कहाँ किया गया था? ये उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट है 118, याद रखना 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 38 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में तो उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है, आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल खेलों की संख्या घटाकर कितनी कर दी? अब 10 कर दी बच्चे। ठीक है, 10 कर दी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 है, पिचिंग, होम रन और बेस रनर किस खेल से संबंधित शब्द हैं? बेसबॉल। बेसबॉल से संबंधित ये शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120 है, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों वर्ष 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों यानी कि 2028 वर्ष 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 है और यहाँ पे विभिन्न हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, मिसलेनियस सभी इसमें क्या होता है? सभी सब्जेक्ट शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा बच्चे? परमवीर चक्र है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? ये सभी जानते हैं, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? ये है एटोजा रिजर्व, नामीबिया में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है एटोजा रिजर्व जो नामीबिया में है। नामीबिया कहाँ है ये भी बताएं, कहाँ पे कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आप लोगों को तो पता चलना चाहिए कि आप लोग जुड़े हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब तक आप यहाँ पहुँचे होंगे तभी तो आप कमेंट कर पाएंगे। लास्ट तक देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, विश्व में सर्वाधिक देशों में लगने वाली सीमा वाला देश कौन सा है? चीन। चीन है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक देशों से लगने वाली सीमा वाला देश कौन सा? चीन है, सबसे ज़्यादा चीन है। अन्य जो देशों से बाउंड्री शेयर करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125 है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको का। सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, मोनाको कंट्री है, उसका सबसे छोटा संविधान है विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये तो सभी जानते, बच्चे भी बता देंगे। ठीक है, जो पढ़ रहे होंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 127, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, सबसे बड़ा संग्रहालय है विश्व का, सबसे बड़ा म्यूजियम है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 128, विश्व में सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच, चेन्नई का। ठीक है, कहाँ का है बच्चे? मरीना बीच है जो चेन्नई का है, मरीना बीच सभी जानते हैं, सभी के जानते जो देख के आया है, बाकी जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं। ठीक है, मरीना बीच चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 129, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो कहाँ पे है? ये भारतीय संग्रहालय है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक, कोलकाता में है ये। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? ये है कोलकाता में। ये भारतीय संग्रहालय जिसे बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता द्वारा स्थापित है ये। ठीक है, ये कहाँ पे? कलकत्ता में है।
भारत का यानी कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130, भारत के सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ये कोलकाता में, ये भी कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ये कोलकाता में है। ठीक है, ये भी कोलकाता में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, फटाफट कर लेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे। अक्टूबर माह की, तो अक्टूबर तो भी आया नहीं है, तो ये घटनाक्रम सितंबर तक का होगा बच्चे, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो। नेशनल इवेंट्स देख लेते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम सबसे पहले। फर्स्ट हमारा है 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एट होम कार्यक्रम के लिए भेजी गई निमंत्रण किट में किन 4 प्रमुख लोक चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया है? किन 4 प्रमुख लोक कलाएं चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया है? ये कला है टिकुली कला, पटचित्र, तालपत्र चित्र और पैतकर चित्रकला। कौन सी टिकुली कला है, पटचित्र है, तालपत्र चित्र है और पैतकर चित्रकला है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख ले रहे हैं एक बार। ठीक है, देखेंगे 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एट होम कार्यक्रम के लिए निमंत्रण किट राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद द्वारा तैयार की गई। किट का बक्सा जहां बिहार की प्रसिद्ध पारंपरिक शिल्पकला सिक्की घास से बना गया है, वहीं पे बॉक्स के अंदर एक बांस का फ्रेम है जिसमें एक निमंत्रण पत्र और 4 चित्रकलाओं में पटना की 800 वर्ष पुरानी लोक चित्रकला शैली टिकुली कला, बंगाल के मेदिनीपुर के पटुआ समुदाय द्वारा प्रचलित पटचित्र और ओडिशा के ताट के पत्ते पर बनाई जाने वाली स्क्रॉल कला, तालपत्र चित्र और झारखंड के आमादुबी गांव की पुरानी जनजाति स्क्रॉल परंपरा है, पैतकर चित्रकला शामिल है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है घटनाक्रम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते बच्चे का क्या है, एक बार आप लोग भी इसको पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा इवेंट क्या होगा देख लेते हैं। इसको हम पहले पूरी तरह से जूम कर ले रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड है, हाल ही में गोवा विधानसभा में विधायकों ने राज्य में बैल लड़ाई को वैध बनाने के लिए समर्थन जताया। स्थानीय रूप से यहाँ बैल लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसे जाना जाता है धीरियो या धीरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, धीरियो या धीरी नाम से जाना जाता है। धीरी है बच्चे यहाँ। ठीक है, धीरियो या धीरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोवा में प्रतिबंध से पूर्व धीरी प्रत्येक चर्च उत्सव का अभिन्न अंग था। ठीक है, ये बैल लड़ाई होती, बैलों को लड़ाया जाता है, देखा होगा आपने। बैल लड़ाई का वैध बनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि गोवा में प्रतिबंध से पूर्व धीरी जो प्रत्येक चर्च उत्सव का अभिन्न अंग था। बताएंगे 18 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक के विधानसभा द्वारा पशु क्रूरता निवारण PCA अधिनियम 1960, कौन सा 1960 के लिए किए गए संशोधनों को बरकरार रखते हुए धीरी पर, ठीक है, धीरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपसे पूछा जाएगा धीरी क्या है, जब आप पता होगा तभी से। जलीकट्टू है जस्ट वैसे धीरी पर, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले के बाद जलीकट्टू, कम्बाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे खेलों पर नियंत्रण की अनुमति मिल गई है। जलीकट्टू भारत के तमिलनाडु राज्य में खेले जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। जलीकट्टू, ठीक है, भारत के तमिलनाडु राज्य में खेले जाने वाला पारंपरिक खेल है। वही देखेंगे कम्बाला कर्नाटक में भैंसा दौड़ का पारंपरिक खेल है। ठीक है, लेकिन ये भी सभी भी प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अब दोबारा से इसको प्रतिबंध हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट देखिए इवेंट क्या हुआ। इवेंट है थर्ड, हाल ही में केरल के स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड जिले में दुर्लभ प्राथमिक अमीबिक मैंगो एन्सेफलाइटिस PMM के काला अलर्ट जारी किया गया है। यह किस कारण होता है? ठीक है, मैंगो एन्सेफलाइटिस। एक सेकंड का देखेंगे बच्चे, थोड़ा ब्रेक, 1 सेकंड का। ठीक है, कौन सा है? मैंगो एन्सेफलाइटिस PAM के कारण अलर्ट जारी किया है। ये किया है नेग्लेरिया फाउलेरी,
नेग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है, नेग्लेरिया फाउलेरी, नेग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है। हाल ही में केरल के स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड जिले में दुर्लभ प्राथमिक अभिविप मैग्नियोएन्सेफेलाइटिस PAM के कारण अलर्ट जारी किया है। ये किया है किस कारण होता है? मैग्नियोफाउलेरी क्या है देखते हैं। अमीबिक मैग्नियोएन्सेफेलाइटिस नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण, जिसे दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है? दिमाग खाने वाला अमीबा है ये नेग्लेरिया फाउलेरी। यह एक स्वतंत्र अमीबा है जो गर्म ताजे पानी और मिट्टी में पाया जाता है और नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने पर यह लोगों को संक्रमित करता है, ठीक है। भारत में PAM का पहला मामला देखेंगे 1971 में सामने आया था और ये केरल में पहला मामला 2016 में अभी सामने आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है, ये क्या है? अमीबा है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय ने पहली बार कोई व्यक्तिगत पदक जीता है? वो है रमेश बुदिहाल, ठीक है। कौन से हैं? रमेश बुदिहाल ने जीता है, ठीक है। यहाँ देख लेंगे, फटाफट देख ले रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे हम। क्या था? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय ने पहली बार आयोजित जीता है, कोई व्यक्तिगत पदक जीता है? रमेश बुदियाल ने जीता है ये, ठीक है। ये आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इवेंट क्या है? इवेंट नंबर 5 देख लेते हैं। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने किस राज्य को हराकर यह खिताब जीता है? ये हरियाणा को हराकर जीता है, ठीक है। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने किस राज्य को हराया है? किस राज्य को हराकर खिताब जीता है? हरियाणा को, ठीक है। आंध्र प्रदेश के, देखते एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं बच्चे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने हरियाणा को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इवेंट क्या है। नेक्स्ट इवेंट हमारा देख लेते हैं। हाल ही में इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के किस सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ये है शियोमी में, ठीक है। कहाँ पे किया है बच्चे? ये शियोमी में किया गया है। शियोमी कहाँ पे है? ये भारतीय अंतरिक्ष, देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका पहले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर, ठीक है, कहाँ पे ये बच्चे है? अरुणाचल प्रदेश के सुदूर शियोमी जिले के मेंचुका सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, ठीक है। मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का औपचारिक उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासंग दोराईजी सोना ने 16 अगस्त 2025 को किया, ठीक है। अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। कौन सा जिला? शियोमी जिला में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इवेंट है 7 इवेंट, नेशनल इवेंट 7 देख लेते हैं। सेवन, भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक को प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में शुरू की गई है। भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? हैदराबाद में। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और ये प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह एक अत्याधुनिक सुविधा है, ठीक है, जो पुनर्योजित चिकित्सा, रोग मॉडलिंग और पशुधन में प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी के लिए पशु स्टेम कोशिकाओं के संरक्षण अनुसंधान के लिए उपयोग की जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी? हैदराबाद में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे इवेंट नंबर 8, फटाफट हो गया, देखो अब बस नेशनल हो गया, अब इंटरनेशनल कर लेते हैं। पहला है इसमें, अभी नेशनल में एक और है। इवेंट नंबर 8 देख लेते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के मासिक बुलेटिन के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर जून 2025 में 5.6% से घटकर जुलाई 2025 में कितने प्रतिशत रह गई है? 5.2% रह गई है, ठीक है, 5.2% रह गई है। कितनी? बेरोजगारी दर। एक बार देख लेते हैं बेरोजगारी दर। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण श्रम बल भागीदारी दर LFPR, श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR, बेरोजगारी दर UR आदि जैसे प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतों का अनुमान देता है, ठीक है। ये बात आप देख लेंगे। जनवरी 2025 से आवधिक श्रम सर्वेक्षण PLFS के नमूना डिजाइन को नया रूप दिया गया। नमूना डिजाइन के पुनरुद्धार के एक भाग के रूप में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए देखेंगे तो मासिक रोटेशनल पैनल योजना लागू की गई है।
जिसमें प्रत्येक चयनित घर का लगातार 4 महीनों में 4 बार दौरा किया जाता है। यहाँ सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है MOSPI के अंतर्गत कारण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSO द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका देख लेंगे, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। अच्छा, सेकंड पेज में देखो, इसमें नेशनल इवेंट नंबर 9 है, 10 इवेंट इसमें दिए गए हैं। यह है लखनऊ के निकट काकोरी गांव के पास घटित काकोरी ट्रेन कांड। अब नया नाम इसका क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन, आपको पता होना चाहिए। ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? ये 100 वर्ष पूरे किए हैं काकोरी ट्रेन एक्शन ने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हिस्ट्री में भी आपके लिए काम आएगा। ठीक है, देखेंगे 9 अगस्त 1925 को भारतीय क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 नंबर डाउन ट्रेन पर काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। ठीक है, अंजाम दिया था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे। कौन से थे? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल थे, बनवारी लाल थे और चंद्रशेखर आजाद HRA के सदस्य थे। जैसे ये क्रांतिकारी सारे शामिल थे। काकोरी एक्शन के बाद ब्रिटिश दमन के कारण कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें देखेंगे 17 को तो जेल हो गई थी और 4 को आजीवन कारावास हो गया था। और 4 जो क्रांतिकारी थे उसमें बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, किसमें दे गई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन कार्रवाई के अंतर्गत दे दी गई थी। ठीक है, इसके क्या 100 वर्ष पूरे किए गए हैं, इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें पूछ लेते हैं कौन से नहीं थे, किसको फांसी दी गई थी या फिर किनको जेल हुई थी। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 47% बढ़कर कुल कितने अरब डॉलर हो गया है? ये 12.4 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग 2014-15 के 31 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 133 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। 2025-26 की पहली तिमाही में देखेंगे इसमें वृद्धि हो रही है। अब आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, यानी कि इंटरनेशनल घटनाक्रम, इंटरनेशनल इवेंट। ठीक है, चलो चलते हैं अपने फटाफट अपने एंडिंग पर हैं बच्चे, पेशेंस रखिएगा, अभी बहुत जल्दी से हो रहा है क्लास। फर्स्ट है इवेंट हमारा इंटरनेशनल, प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय वर्ष 2025 में क्या रखा गया था? क्या थीम थी इनकी? ये थी स्वदेशी लोग और AI अधिकार की रक्षा, भविष्य को आकार देना। ठीक है, क्या थी? विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है, क्या था? स्वदेशी लोग और AI अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना। ठीक है, इसमें देखेंगे विश्व के आदिवासी लोगों का प्रवासी तो नई बात नहीं हो रही, आदिवासी लोगों का, विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में अपनाया गया था। इस वर्ष विषय यानी कि जो थीम थी वो क्या थी? स्वदेशी लोग और AI। ठीक है, स्वदेशी लोग और AI अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना, ये रखा गया है इसकी थीम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल इवेंट क्या है। नेक्स्ट है सेकंड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने इन्वेस्टर पुरस्कार 2025 के तहत कितने विजेताओं की घोषणा की है? इन्वेस्टर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये है 10। ठीक है, 10 इन्वेस्टर पुरस्कार की 10 विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है, इन्वेस्टर पुरस्कार होता क्या है ये समझ लेते हैं। इन्वेस्टर पुरस्कार जिसे प्राकृतिक आधारित समाधानों का उपयोग करने वाली स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा लॉन्च किया गया है। एक प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करने वाले स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 10 घोषित विजेताओं में से एक कर्नाटक के हैं। भारत में बीबी फातिमा, भारत से कौन सी है? बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ, बीबी फातिमा एवं स्वयं सहायता समूह भी सम्मिलित है। ठीक है, UNDP के अनुसार देखेंगे तो महिलाओं के नेतृत्व वाली यह पहल बाजरा आधारित बहुफसल बीज बैंक और सौर ऊर्जा प्रशंसक के माध्यम से 30 गांव के 5000 से अधिक किसानों को सहायता प्रदान करती है। कौन सी ये है? इन्वेस्टर पुरस्कार है। क्या है? इक्वेटर पुरस्कार, सॉरी इन्वेस्टर हम करें, इक्वेटर पुरस्कार है, सॉरी बच्चे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के इक्वेटर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? इक्वेटर, ये मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा ना है इन्वेस्टर कह दिया। ठीक है, नहीं, इक्वेटर पुरस्कार है 2025 के, ये है काफी इंपॉर्टेंट है। 10 लोगों को इसके विजेताओं की घोषणा की गई है इक्वेटर पुरस्कार के। ये प्रकृति आधारित ये पुरस्कार है। ठीक है, और ये क्या है? 10 लोगों को दिया जा रहा है, UNDP द्वारा लॉन्च किया गया था।
और भारत में किसे दिया गया, ये बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ जो है उनको दिया जाएगा, ठीक है, समूह है उनको दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इवेंट देखेंगे, थर्ड है नेशनल। तेजी से बर्फ पिघलने के कारण चर्चा में आया पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, अर्जेंटीना के अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन सा, मोरेनो ग्लेशियर किस अधिकार क्षेत्र में आता है, अर्जेंटीना, ठीक है। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर में बर्फ तेजी से पिघल रही, मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर, जिसे व्हाइट जॉइंट भी कहा जाता है, व्हाइट जॉइंट, ठीक है, भी कहा जाता है। अर्जेंटीना के सांता क्रूज प्रांत में एल कैलाफेट शहर के पास स्थित है, ठीक है। ये जो लास ग्लेशियर नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, ये पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर की, अच्छा याद रखना, यह पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर भी स्थल है, ठीक है, विश्व यूनेस्को धरोहर के स्थल में ये शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इवेंट है, फोर्थ देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने रुबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है, वो नेपाल ने, क्योंकि रुबेला, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने रुबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया, वो है नेपाल ने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन इसका, ठीक है। रुबेला जिसे जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है, ठीक है, खसरा यानी कि जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। देखेंगे यह अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो अपने विशिष्ट लाल चकत्ते के कारण जाना जाता है। यह रुबेला वायरस के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, रुबेला वायरस के कारण, जो एक आवरण युक्त एकल रज्जु की RNA वायरस है, ठीक है, RNA वायरस है। खसरा, कंठमाला, रुबेला, MMR टीका रुबेला की रोकथाम में प्रभावी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रुबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है नेपाल ने, ठीक है, याद रखना है, नेपाल क्या हो गया, रुबेला मुक्त हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेशनल इवेंट में, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस हेट, जिसे आमतौर पर स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, से मुक्त किया गया है, कहाँ किया गया है, इसे केन्या को, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस हेट, जिसे आमतौर पर स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, मुक्त घोषित कर दिया है, से मुक्त घोषित कर दिया है, किसे, केन्या को किया गया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, केन्या उन्मूलन का दर्जा प्राप्त करने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है, ठीक है। मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस हेट का एक जानलेवा बीमारी होती है, कौन सी, ट्रिपेनोसोमियासिस हेट एक जानलेवा बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है, ठीक है, प्रोटोजोआ परजीवी होता है उसके कारण होती है बीमारी, ठीक है। देखिए कि बीमारी में चकत्ते मक्खी के काटने से फैलती है और यह उप सहारा अफ्रीका में, एक मिनट, ये उप सहारा अफ्रीका की स्थानिक प्रजाति होती है। कौन सी है बीमारी, तिसे मक्खी, कोई से तिसे मक्खी होती है, टीसी होती है भाई मक्खी में, तिसे तो मैंने पहले सुना है, तिसे मक्खी के कांटे से फैलती है, ठीक है। ये उप सहारा अफ्रीका में एक स्थानिक प्रजाति है, ठीक है, स्थानीय प्रजाति है ये, ठीक है, ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है, होती है, एक जानलेवा बीमारी होती है ये इससे मुक्त हो गया केन्या, ठीक है, इसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने वर्ष 1987 की मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति INF संधि से अलग होने की घोषणा की है, रूस ने कर दी है घोषणा, ठीक है। किस देश ने वर्ष 1987 की मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति INF संधि से अलग होने की घोषणा की है, रूस ने की है, ठीक है। INF संधि क्या है, INF संधि क्या है, 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे इसमें, जिसमें कहा गया था 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सभी जमीनी जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। इनका उद्देश्य था कि परमाणु खतरे को कम करना और वैश्विक हथियार नियंत्रण को बढ़ावा देना था, ठीक है। अमेरिका ने 2019 में रूस पर इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और INF संधि से खुद को अलग कर लिया है, ठीक है, खुद को अलग कर लिया है रूस ने। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर इवेंट क्या है इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र महिला, एक मिनट बच्चे इसको मेरेज करेंगे, यहाँ पर नंबर ही नहीं दिख रहा है, हाँ जी अब नंबर दिख रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महिला ने अगस्त 2025 में अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है, 15वीं वर्षगांठ मनाई है। संयुक्त राष्ट्र महिला ने अगस्त 2025 में अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है, 15वीं मनाई है, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते, सारे ये इंपॉर्टेंट है, इसी एक्सप्लेनेशन बता रहे। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र UAN की यह संस्था जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित की गई थी और इस संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में एक महिला
क्या थी, एक महिलाओं की स्थिति पर आयोग जैसे अंतर सरकारी निकायों को उनकी नीतियां वैश्विक मानदंडों और मानकों को का निर्माण करना था। ठीक है, ये था 15वीं बैठक बनाई गई। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इवेंट है, बस फटाफट हो रहा है, एक इवेंट बचा हुआ है। 8th है उल्ची फ्रीडम। नेक्स्ट है 8th उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास। उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया है? ठीक है, यह किया गया दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास किया गया है। ठीक है, उल्ची फ्रीडम शील्ड एक वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। ठीक है, वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला ये युद्धाभ्यास है, उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास। ठीक है, ये दो बार हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य किया गया है। ठीक है, दो देश हैं, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट इवेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट इवेंट है 9 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन CPO 30 का 30वां सत्र नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये बेलेम ब्राजील में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बेलेम ब्राजील में किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन CPO 30 का 13वां सत्र है 2025 में आयोजित किया गया था बेलेम ब्राजील में। इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कि इस सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु जोखिमों को प्रभावी प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, बेलेम कहाँ पे किया है? बेलेम ब्राजील में, बेलेम ब्राजील में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इवेंट है इंटरनेशनल 10 प्रतिवर्ष 13 अगस्त को, प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व अंगदान दिवस पर विषय वर्ष 2025 में क्या रखा गया है? ठीक है, प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व अंगदान दिवस का विषय वर्ष 2025 में क्या रखा है? आह्वान का उत्तर देना, आह्वान का उत्तर देना। ठीक है, आह्वान का उत्तर देना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस वर्ष का विषय क्या है? थीम क्या है? आह्वान का उत्तर देना है। 13 अगस्त को मनाया जाता है और थीम है आह्वान का उत्तर देना है। ठीक है, देखेंगे कि रोनाल्ड ली हेरिक अंगदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। देखेंगे वर्ष 1954 में उन्होंने अपना जुड़वा भाई उनको अपनी किडनी दान की और डॉक्टर जोसेफ मरे ने उनका सफल अंग प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, तो 1990 में, उसके पश्चात 1990 में उन्हें अंग प्रत्यारोपण में अगली सफलता के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किन्हें मिला था? रोनाल्ड डी हेरिक को। ठीक है, रोनाल्ड डी हेरिक को मिला था। ठीक, इसको थोड़ा हम अलग कर देंगे। ये ठीक है, किसको मिला था? ये रोनाल्ड डी हेरिक को मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में। और राष्ट्रीय अंग दिवस 2025 देखेंगे, राष्ट्रीय अंग दिवस 2022 तक 27 नवंबर को मनाया जाता था। बाद में से 3 अगस्त को स्थानांतरित कर दिया गया, जो 3 अगस्त 1994 को भारत में पहले सफल मृतक दाता हृदय प्रत्यारोपण की स्मृति में मनाया जाता था। ठीक है, जो 13 अगस्त को मनाए जाने वाले ये हैं। ठीक है, इसे 3 अगस्त को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो 3 अगस्त 1994 को भारत के पहले सफल मृतक दाता हृदय प्रत्यारोपण की स्थिति में मनाया जाता है। 3 नहीं, 13 अगस्त होगा। ठीक है, 13 अगस्त होगा, 3 कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, अब जो 13 अगस्त को 1994 भारत के पहले सफल मृतक दाता हृदय प्रत्यारोपण की स्थिति में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार हमने तो कर ही लिया, अब अपने पास इतना भी टाइम नहीं है, आप दोबारा करें। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, एक बार सिर्फ घटनाक्रम भी कर लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे घटनाक्रम। और यहाँ पे पूरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कंप्लीट हो गया और नेशनल इवेंट भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, सार संग्रह भी कंप्लीट हो गया अक्टूबर माह का, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया। अब आपकी बारी है प्रॉमिस करने की। ठीक है, अपनी प्रॉमिस कंप्लीट करने की बारी है। आपने कहा था कि मैम अपनी प्रॉमिस पूरी करेंगे, तो हम भी करेंगे। ठीक है, हम अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटे। लाइक, अब आपका प्रॉमिस करने का है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को बढ़ाएं, जोड़ें। ठीक है, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड हो और अच्छे हमें क्या बोलते हैं ना, एनर्जी मिलती है, जिससे हम बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है,
और ये क्लास आप लास्ट तक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 12 अक्टूबर के PCS के लिए। और बाकी आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, और रिवीजन करते रहें, और बाकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी पढ़ना हो वो कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब हम लेकर आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन। कल तो क्लास नहीं होगी, अल्टरनेट होती, परसों क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। ओके बच्चे, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।